मन को स्थिर और शांत करने में ही सारे सुखों का राज छुपा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अर्चिता और आज हम इनफाइनाइट यूथ हिंदी की ओर से आप सभी के लिए यह खास कार्यक्रम युवा अवस्था और शांति प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सब शांति की तलाश में हैं। संघर्ष, आतंक और अशांति के इस दौर में हम सब अमन और शांति की अहमियत बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए हर वर्ष हम 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। आज इसी दिवस के उपलक्ष्य में हम आपके साथ जोड़ रहे हैं दो ऐसे व्यक्तित्व जो कि न सिर्फ अपने आप में लेकिन पूरे समाज, पूरे देश और पूरी दुनिया भर में अपना योगदान दे रहे हैं शांति के लिए। तो आज का जो कार्यक्रम है वो कुछ इस प्रकार है कि पहले हमारे जो वक्ता हैं उनके साथ कुछ प्रश्न उत्तर के जरिए हम वार्तालाप से ये समझेंगे कि आंतरिक शांति से हमें क्या सीख मिलती है और हम इसे कैसे अपने युवा अवस्था के दिनों में अपना सकते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो दूसरी वक्ता हैं उनके साथ हम सूक्ष्म आक्रामकता को जानेंगे, यानी माइक्रो अग्रेशन। आज के हमारे पहले वक्ता श्री संजय भाटिया जी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी और मैं आपके साथ इनका एक छोटा सा परिचय दे दूं। ये उप लोकायुक्त हैं महाराष्ट्र राज्य के। संजय भाटिया जी मैकेनिकल इंजीनियर हैं और सदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से MBA हैं। वे राज्य के मुख्य सचिव और भारत सरकार में सचिव के पद पर 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IAS अधिकारी थे। उन्हें भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार में विभिन्न वरिष्ठ स्तरों पर सेवा करने का 35 वर्षों का अनुभव है। वे जुलाई 2020 में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के अध्यक्ष और इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। उन्होंने कई अन्य महत्वपूर्ण विभागों को संभाला है, जैसे वाइस चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सिडको, जो कि नए शहरों, हवाई अड्डों और मेट्रो का विकास करते हैं, आयुक्त सेल्स टैक्स महाराष्ट्र, प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी, सचिव महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड, अतिरिक्त महानिदेशक यशदा, निदेशक हेवी इंडस्ट्रीज भारत सरकार, कलेक्टर गढ़चिरौली, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सोलापुर और प्रांत अधिकारी करवीर जिला कोल्हापुर आदि। और इन सभी संगठनों में ध्यान तकनीकों से की मदद से प्रबंधन और मानव संसाधन विकास में पारदर्शिता सुधार लाए हैं। उन्हें भारत में क्रूज पर्यटन के विकास में योगदान के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अनन्या पुरस्कार, ई-गवर्नेंस पुरस्कार, राजीव गांधी गतिमान प्रकाशन पुरस्कार, महाशिल्पकार पुरस्कार, ब्लूमबर्ग पुरस्कार और ट्रैवल टुडे अवार्ड्स जैसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे हार्टफुलनेस मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर और ट्रेनर हैं और पिछले 20 वर्षों से मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें 28 अगस्त 2020 को महाराष्ट्र के उप लोकायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार, वेलकम संजय सर। और आपको हमारे इस मंच पे आके हम बहुत ही आपका आभार व्यक्त करते हैं। एंड आपसे आज शांति के ऊपर हम लोग बात करेंगे और आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपके क्या विचार हैं पीस को लेके, आंतरिक शांति हो या व्यवहारिक या हमारे एटमॉस्फेयर सराउंडिंग में जो भी पीस के क्या मायने आपके नजर में है?
देखो, मेरा जो खुद का विश्वास है वो ये है कि जब तक हम हमारे को इंटरनल पीस नहीं है तो बाहर पीस नहीं हो सकती। और इंटरनल पीस में हम हमारा ओरिजिनल, हमारी जो आत्मा है, जो मैं हूँ या आप हैं ओरिजिनली। अभी तो हमने ये ऊपर आवरण पहना हुआ है सारा, मेरा संजय भाटिया का आवरण है, तुम्हारा डॉक्टर अर्चिता का आवरण है, बट उसके अंदर जो ओरिजिनल प्योर सोल है वो कंप्लीटली पीस है, कंप्लीटली लव है। हम उससे थोड़ा दूर हो गए हैं, उस ओरिजिनल से। और उस ओरिजिनल पे अगर हम वापस चले जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं विद वेरियस टेक्निक्स लाइक मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी एटसेट्रा, तो ऑटोमेटिकली पीस इमर्ज करती है, अंदर से ही पीस इमर्ज करती है। और जिस जिस इंडिविजुअल में पीस इमर्ज करेगी उसके आसपास भी पीसफुल एटमोसफेयर हो जाता है। और फिर जैसे अपने दाजी भी कहते हैं कि पूरे दुनिया में इसी तरह से फिर पीस का एटमोसफेयर फैल सकता है। तो जब तक अपने अंदर की पीस बाहर इमर्ज नहीं होती, इनफैक्ट पीस और लव जब तक बाहर इमर्ज नहीं होता तब तक बाहर पीस होना काफी डिफिकल्ट है। तो ये मेरा खुद का प्रिंसिपल है जो स्पिरिचुअलिटी बहुत में ही भी सीखा है। बहुत ही क्लियर व्यू है कि हमारी इंटरनल पीस से ही एक्सटर्नल पीस हम पा सकते हैं। आपके पुराने मैंने कुछ वार्ताएं सुनी और आप हमेशा दो बातों पे बात करते हैं, एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और एक ऑपरेशनल या ऑक्यूपेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसको अगर हम पीस के ऊपर रखते हैं तो क्या आप उसके बारे में कुछ शेयर करिए। देखो, जब मैं पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के मैंने जो भी जैसे टेड टॉक दिया था, सेशन वगैरह लिए थे, तो मैं जो बात कर रहा था पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें यह था कि मैंने जब खुद ने मेडिटेशन वगैरह शुरू की तो मेरा खुद का जो एक बहुत ही एग्रेसिव मेरी जो नेचर थी और बहुत ही कॉम्पिटिटिव नेचर थी, वो बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म हो गई। इनफैक्ट जो लोग आईएएस में आते हैं वो वैसे ही बड़े कॉम्पिटिटिव होते हैं, तो मैं बहुत ही उनसे भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। कोई मेरे से, जैसे तुम कोई गेम खेलती और मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता था, तुम्हें जीतना ही है, ऐसा इस तरह से कॉम्पिटिटिव। और फिर दैट कॉम्पिटिशन ऑल्सो लीड्स टू लॉट ऑफ एग्रेशन। तो इस तरह का जो नेचर था वो पूरी तरह से फिर ट्रांसफॉर्म हुआ जब मैंने मेडिटेशन वगैरह शुरू की। गुस्सा आना कम हुआ, इस तरह की बहुत सी चीजें, मतलब जो अप एंड डाउन होता है ना ग्राफ में, कि किसी को बहुत गुस्सा हो गया, किसी को डिप्रेशन की तरफ चला गया, तो वो ये सब चीजें बहुत कम हुई, खत्म नहीं हुई, बहुत कम हुई। तो इसको मैं बोलता हूँ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक 3 महीने 6 महीने में नहीं होती है, 3 6 6 महीने में अगर ये कार्यवाही शुरू करो मेडिटेशन वगैरह की तो शुरुआत हो जाती है। लेकिन ओवर अ पीरियड अगर सस्टेन्ड मेडिटेशन की जाए, सस्टेन्ड स्पिरिचुअल पाथ पे चला जाए, सस्टेन्ड जैसे वेदांता में बोलते हैं, सस्टेन्ड अपने अंदर की सोल को इमर्ज कराया जाए, तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन होने लग जाती है। तो ये तो होती है अंदर की ट्रांसफॉर्मेशन। और जो बाहर की मैंने जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात की, और आपने पीस का क्वेश्चन पूछा, तो जैसे मैंने बोला कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैं पीसफुल हुआ। तो इट्स वेरी वेरी, इट्स ऑल रिलेटेड, कंप्लीटली रिलेटेड। तो नेचर मेरी जो एग्रेसिव थी वो कम हुई तो मैं पीसफुल हो गया, शांत हो गया बिल्कुल। एंड ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन का एक, और मैं खुद उस चीज का उदाहरण हूँ। और जो एक्सटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन है जो मैंने वो बात की थी, वो थी ऑर्गेनाइजेशन में। मैं जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गया, आईएएस ऑफिसर होने से मैं हेड करता था वो ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वहां पे मैंने पहले तो शुरू में मेरे कहा कि मेडिटेशन शुरू करो। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में एक ट्रेनिंग विंग होता है, तो उस ट्रेनिंग विंग में मेडिटेशन मैंडेटरी कर दी कि अगर एक दिन की ट्रेनिंग है तो आपका 1 घंटे का मेडिटेशन उसमें मैंडेटरी है, 3 दिन की है तो हर रोज एक 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 घंटा। तो इस तरह से, तो उसका मैंने ये रिजल्ट देखा। और मैंने ये कम से कम 3 ऑर्गेनाइजेशन में देखा है। उसका जो मैंने रिजल्ट देखा वो ये देखा कि एक तो जो जो मेडिटेशन कर रहे थे वो पीसफुल होते गए, उनकी इंटेग्रिटी इंप्रूव हुई।
उनकी क्रिएटिविटी इंप्रूव हुई, जो जो मेडिटेशन कर रहे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो बहुत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ लॉयल होने लग गए, विच इज वेरी सरप्राइजिंग कि भाई मेडिटेशन और इसका क्या संबंध। लेकिन क्या होता है, वही जैसे मैंने शुरुआत में बात की, अंदर की जब आपकी सोल इमर्ज करने लगती है, जो आप ओरिजिनल हैं, तो वो तो है ही पीसफुल, वो है ही अच्छी, मतलब प्योर सोल, लविंग सोल, तो वो हर चीज इंप्रूव होने लग जाती है। और क्रिएटिविटी इंप्रूव होने से आपका ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, बिकॉज यू कैन गेट इनटू दूसरी डायरेक्शन में आप जा सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन में मैंने पूरा देखा महाराष्ट्र में, जहां जहां मैंने ये शुरू कराई मेडिटेशन। और थैंकफुली उन 3 में से 2 में मेरे जाने के बाद भी चलती रही, और अभी भी कई जगह पे चल, इन 2 जगह पे तो चल रही है, और उसके काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये था मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का। तो पहला पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में अगर ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल काफी इकट्ठे होकर मेडिटेट करें, तो उसमें फिर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और एक मैं जो हर बार कोट करता हूँ एग्जाम्पल, कि जब मैंने एमबीए किया था तो एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं चेंज मैनेजमेंट, जिसमें आपको अगर चेंज को कैसे हैंडल करना है या लोगों को चेंज कैसे करना है, ये सिखाते हैं। तो मैंने सारे एक्सपेरिमेंट करके देखे थे, पहले कोई चेंज नहीं होता। और ये एक्सपेरिमेंट जब किया, ये मेडिटेशन वाला, इसमें लोग अंदर से चेंज होने शुरू हुए। जब अंदर से चेंज हुए तो बाकी बाहर से कुछ करने की जरूरत नहीं रही। अपने आप ही जब लॉयल्टी भी बढ़ गई, क्रिएटिविटी बढ़ गई, पीस बढ़ गई, इंटीग्रिटी बढ़ गई, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गई। तो ये था ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन दोनों चीजें कंप्लीटली पीसफुल एटमॉस्फेयर की तरफ लीड करती हैं। तो ये दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू टॉक अबाउट के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, एंड इट लीड्स टू पीस। दैट इज ग्रेट। मेरा अगला क्वेश्चन है, इसी बात को अगर हम यूथ के ऊपर अप्लाई करें, तो जैसे कि आपने बोला कि आप कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, आपने उस कॉम्पिटिटिव नेचर से मटेरियल या बाहर की दुनिया में बहुत ऊंचाई हासिल की, तो क्या पीस और कॉम्पिटिटिवनेस या पीस और अपने लक्ष्य के प्रति जो फोकस है, उसमें जो थोड़ा गर्माहट चाहिए होती है, क्या वो दोनों साथ में एग्जिस्ट कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो यूथ के लिए क्या डायरेक्टिव्स होने चाहिए? देखो, ये दोनों थोड़ी चीजें अलग अलग हैं। मैं जो कॉम्पिटिटिव था, मैं एग्रेसिव भी था। तो कॉम्पिटिटिव होना क्या होता है कि दूसरे से आगे बढ़ना, वो चीज गलत है। अपने आप के साथ अगर आप कंपटीशन रखो, मतलब मैं अपने आप की अपनी इंप्रूवमेंट करता हूं, तो वो चीज ठीक है। नहीं तो अगर आप लेट से एक गाड़ी एक रोड पे जा रहे हैं, आपके पास मारुति है, दूसरे के पास मर्सिडीज है, और आप लगे हो मर्सिडीज के साथ compete करने, कोई फायदा नहीं है, एक्सीडेंट करोगे कहीं ना कहीं। और मर्सिडीज वाला जो है वो मारुति के साथ क्या compete करेगा। सो ये मेरा एक खुद का एक वो है एक्सपीरियंस, इनफैक्ट आई वुड से रेवलेशन, कि एवरी पर्सन, हर आदमी कंप्लीटली यूनिक है, और उसका सिर्फ इतना ही काम होता है कि मेरी यूनिकनेस और मेरा रियल इंटरेस्ट कहाँ है, ये ढूंढना है। तो यूथ के लिए मेरा मैसेज ये है कि आपका रियल टैलेंट कहाँ है, आपकी यूनिकनेस क्या है, आपने सिर्फ उतना ढूंढना है। उसके बाद इतना उसमें इंटरेस्ट आएगा, अपने आप ही आप उसके ऊपर टॉप पे पहुंच जाओगे। तो किसी दूसरे से compete करके करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही ऐसी चीज करो जिसमें इंटरेस्ट है। मतलब जो ये जो रेस रहती है, रैट रेस, कि हमारे टाइम पे, जैसे आई डोंट नो आजकल क्या सिस्टम है, लेकिन हमारे टाइम में रैट रेस होती थी कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आई डोंट नो आजकल तो शायद कंप्यूटर भी है, बायोलॉजी है, इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स होते थे। तो उसमें फिर रेट रेस चलती थी पूरी की पूरी, ये इस तरफ जाने की। लेकिन अब मैं इंजीनियर करने के लायक हूँ या नहीं हूँ, ये कोई देखना नहीं, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये नहीं देखना। तो जिस चीज में इंटरेस्ट है, और ये चीज आजकल इंडिया में काफी अब स्प्रेड होने लगी। अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो देखो
एक जो भाला फेंकने वाला भी इतना फेमस हो सकता है। हाँ, तो स्पोर्ट्स में भी तुम इतना तेज हो सकते हो, जेवलिन थ्रो में भी या किसी चीज में भी। तो जिस चीज में रियल इंटरेस्ट है, इंजॉयमेंट है, एंड लगता है कि मैं इसमें यूनिक हूँ, उसमें जाओगे तो फिर कंपटीशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और कंपटीशन से कोई ऐसी गर्माहट नहीं आती, इनफैक्ट नेगेटिविटी आती है कंपटीशन से। अपने आप से करो, अपने आप से इम्प्रूवमेंट करो, अपना जितना है उसी से ही असली वो रहती है। और दूसरी चीज क्या है कि जो इसके साथ ही रिलेटेड, आपने यूथ का एग्जांपल पूछा तो मैं बोलता हूँ, मेरा जो दूसरा प्रिंसिपल मानता हूँ कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और टीम वर्क में आप अगर सबको इकट्ठा ले मिलके नहीं चल सकते ना, तो इंडिविजुअल प्ले से कुछ नहीं होने वाला। जैसे हॉकी की टीम में एक लगा हुआ अपना गोल करने के लिए और नहीं कर पाता, बट जब 10-5 लोग इकट्ठे मिलके करते हैं तो गोल कर देते हैं। तो आपने सबने वो सुना हुआ है ना, उबंटू का एग्जांपल। उबंटू तो सबने सुना ही हुआ है कि अब अगर आप इंडिया में, यूएसए में या कहीं पे भी एक 10 बच्चों को बोलो कि आप यहाँ से भागो 100 मीटर दूर, वहां पे एक बहुत सुंदर, बहुत अच्छा केक पड़ा हुआ है, एंड वहां पे भाग के जाओ, तो जो भाग के फर्स्ट आएगा उसको वो केक मिल जाएगा। तो सारे भागेंगे फुल स्पीड से, और जो फर्स्ट आएगा वो केक ले लेगा, शायद एक आधा पीस दूसरे को किसी को दे दे। उबंटू इज द नेम ऑफ द साउथ अफ्रीकन विलेज के ट्राइब का नाम है, जिसमें जब ये बोला गया कि भागो सब लोग, तो सबने आप एक दूसरे के हाथ पकड़े और चल के वहां गए। कोई हड़बड़ी नहीं, कोई कुछ नहीं, चल के वहां गए, आपस में केक शेयर किया और खाया सबने। सो दिस इज टीम वर्क। तो ये सक्सेसफुल होता है। इंडिविजुअल सक्सेस इतनी वो नहीं है जो कोई तुमको बहुत दूर नहीं लेके जा सकती। जितने भी आपने लीडर्स भी देखे हैं या जिन्होंने बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, वो टीम वर्क से होते हैं। अपनी टीम को मोटिवेट करना, टीम को साथ लेके जाना, इनफैक्ट डेलीगेट करना। अपनी पूरी की पूरी जो आपकी अथॉरिटी है, जब जो वो डेलीगेट करके दूसरे को पूरा ट्रेन कर देता है, उससे काम करवा लेता है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये यंगस्टर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि अपना टैलेंट, अपनी यूनिकनेस ढूंढो और टीम वर्क की तरफ जाओ। कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। मैं गेस जब हम टीम वर्क की तरफ जाते हैं तो उसके पहले की हमारी जो मनस्थिति होती है, अगर वो पीसफुल नहीं होगी तो हम टीम वर्क, शायद कोलैबोरेशन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा हम सबके लिए। आपने बात की बच्चों के लिए, और हम ये जानते हैं कि आप हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। और आज के समय में बीइंग अ मदर, मेरे साथ भी यही इश्यूज रहते हैं, या मैं कभी देखते हैं हम आसपास अपने छोटे छोटे बच्चे, उनके अंदर की जो बेसिक इनोसेंस जो आज से पिछले जनरेशन में शायद थोड़ी ज्यादा थी, अब वो धीरे धीरे मटेरियलिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ती जा रही है। उनका पीसफुल नेचर एग्रेसिव नेचर की तरफ ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो कहाँ पे हमें कुछ चेंज करने की जरूरत है कि हम छोटे बच्चों में, मतलब शुरुआत से ही हम कैसे उसको पीसफुल एटमॉस्फेयर दें, या कैसे हम उसे आगे बढ़ा सकते हैं पीस के अकॉर्डिंग? उसमें तो बच्चे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मम्मी डैडी को बदलने की जरूरत है। मम्मी क्या करती है, मैं भी देखता हूँ, मेरा ग्रैंडसन हुआ है, अभी 1.5 साल का है, कि मम्मी अच्छा अभी तक ये चलना नहीं शुरू हुआ, अरे बाकी बच्चे चलने शुरू हो गए, वो तो अपने पैरों पे चल रहे हैं, ये पीछे रह रहा है। तो वो जो मम्मी के अंदर कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर मम्मी के अंदर पीस हो और असलियत पता हो कि टीम इज मोर इम्पोर्टेंट, ये सब चीजें हैं, इसको आगे या पीछे जाने से कुछ नहीं होता। 3 महीने लेट चलने लग जाएगा या 2 मिनट, 2-3 मिनट बाद बोलने लग जाएगा, बोलेगा अपने टाइम पे, वो बोलेगा। तो वो उसके मन के अंदर जो एक हलचल मची होती है मम्मी के, वो बच्चे के अंदर जाती है, वो एक एटमोसफेयर फिर बाद में क्रिएट करती है। इनफैक्ट फर्स्ट 5 years, पहले 5 साल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 साल, जिसमें वो उसकी इतनी फास्ट डेवलपमेंट हो रही होती है। आप किसी भी बच्चे को देखो, वो क्यूरियोसिटी से हर चीज को देखता है, हर चीज को। मैं तो रोज देखता हूँ ना, मेरा ग्रैंडसन है, अब हर चीज को देखेगा, हाथ लगाएगा, खाने की भी कोशिश करेगा, देखेगा क्या है। तो उसके अंदर अगर हम ये जबरदस्ती
कॉम्पिटिटिवनेस डालते जाएं, पीसफुल एटमॉस्फेयर ना रखें, उसको टीवी पे और वो भी ऐसी चीजें दिखाते रहें जिसमें सारा सिर्फ एक्शन ही चल रहा है, तो फिर गड़बड़ होगी। तो वो आगे चल के सिर्फ व्हाट्सएप और इंटरनेट और एक्शन मूवीज देखेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शुरुआत तो हम बड़ों से होती है और वहीं पे कुछ गड़बड़ी है। आई थिंक वी कैन पिच इन कि हम थोड़ा अपने आप को पीसफुल बनाने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि अगर मदर और फादर दोनों बच्चे को एक्सेप्टेंस सिखाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्सेप्टेंस, किसी ने गलती की, एक्सेप्ट कर, उसको एक्सेप्ट करना प्यार से। हाँ, इस तरह की चीजें अगर सिखाए ना तो वो मच बेटर देन कॉम्पिटिटिवनेस और ये सारी चीजें। तो यही सवाल था अगला कि हम लोग कौन सी ऐसी क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं या कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे कि हम एक प्रैक्टिकली हम पीसफुल बन सकें, या अगर हम कभी ऐसा सिचुएशन हमारे सामने आई है जहाँ पे हमारी पीसफुल स्टेट से हम थोड़ा हट गए हैं, डिविएट हो गए हैं, तो कैसे हम उसको वापस बना सकते हैं? देखो, इसमें तो मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि मेडिटेशन हेल्प करती है। जैसे मैं हार्टफुलनेस मेडिटेशन करता हूँ, मैंने बहुत सी मेडिटेशन ट्राई की, फिर हार्टफुलनेस मेडिटेशन में पूरी तरह से जुड़ गया और अब 15 साल से मैं मेडिटेशन हार्टफुलनेस कर रहा हूँ। तो ये मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी ओरिजिनल सोल की तरफ लेके जा रही है, प्योरिटी की तरफ लेके जा रही है। और पीस तो ओरिजिनल सोल में है, लव ओरिजिनल सोल में है, तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें फिर इमर्ज करने लग जाती हैं, कॉन्शियसनेस लेवल भी इम्प्रूव होता है। तो मेडिटेशन, देन एक और मैंने जो चीज नोट की कि एक तो मेडिटेशन है, दूसरा थोड़ा सा एफर्मेशंस एंड ज्ञान। जैसे आप हार्टफुलनेस करती हैं तो आपने वो 10 मैक्सिम्स पढ़े होंगे, तो वो 10 मैक्सिम्स के थोड़ा पीछे उसके अंदर जाके कि वो क्यों है, कैसा है, उसका क्या पर्पस है, वो जाते हैं ना, तो फिर ये इंटेलेक्ट भी एक्सेप्ट करता है चीज को। नहीं तो क्या होता है कि हमने मेडिटेशन की, उस टाइम के लिए हम शांत रहे, जितने टाइम के लिए मेडिटेशन की उस टाइम के लिए हम शांत रहे, और फिर दूसरे एटमॉस्फेयर में गए तो फिर शांति पूरी भंग हो गई। लेकिन अगर ज्ञान भी साथ होगा, जैसे हार्टफुलनेस के मास्टर दाजी बोलते हैं कि भाई ये अपना जो सिस्टम है, ये ज्ञान योग भी है, ये भक्ति योग भी है, ये रेगुलर मेडिटेशन भी है, राजयोग है, तो ये सारी चीजें कंबाइन। और मैंने अभी 15 साल में ये नोट किया है कि भक्ति वाला पार्ट तो आता ही है, तो रेगुलर मेडिटेशन एंड उसके पीछे ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तब जब तक उसका ज्ञान सेट नहीं होता ना, तो वापस फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है, फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है। आप लोगों ने नोट किया ही होगा, प्रिसेप्टर्स क्लीनिंग कर देते हैं, फिर 5 दिन बाद फिर क्लीनिंग करनी पड़ती है। तो ये शांति के लिए, शांत होने के लिए पूरी तरह से। सो इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होना काफी जरूरी है। हमारे व्यूअर्स में से किसी ने एक क्वेश्चन भेजा है कि हम दुनिया में देखते हैं कि कितनी अशांति है, अगर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और भी ऑर्गेनाइजेशनल अग्रेसिव इश्यूज चलते रहते हैं, तो अगर हम अपने आसपास इतनी अशांति देखते हैं तो हम कैसे शांत रह सकते हैं? देखो, अगर आसपास देखोगे और सारा टाइम रिपब्लिक टीवी देखोगे या इस तरह का बाकी चीजें करोगे तो शांत नहीं रह सकते, बिल्कुल ही शांत नहीं रह सकते। इनफैक्ट मैंने तो टीवी देखना बंद कर दिया। अखबार भी पढ़ता हूँ तो सिर्फ मेन न्यूज एंड ओनली सम गुड न्यूज और समथिंग इज देयर, पॉजिटिविटी रहेगी। अदरवाइज अंदर नेगेटिविटी भरती जाएगी और वही नेगेटिविटी बाहर निकलेगी। तो ये आलतू फालतू चीजें करना अभी बंद करो। रेगुलर यू शुड बी अ न्यूज रीडर, जो आपको पढ़ना चाहिए, अपने न्यूज का पता होना चाहिए, करंट इवेंट्स का पता होना चाहिए। बट ये मतलब नहीं कि अपना वो देखते रहो, झगड़े होते हुए देख रहे हो, ये सारी, उससे फिर नेगेटिविटी आती है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी में, मेडिटेशन में साथ साथ सिखाते हैं कि जो आपकी सबसे पहली थॉट है इन द मॉर्निंग, दैट हैज टू बी द मोस्ट पीसफुल। अगर उस वक्त
शुरुआत में ही आपने कुछ और शुरू कर दिया, मेडिटेशन नहीं की। कई लोग शुरू में ही मैं चाय पीनी, चलो टीवी देखते हैं, या वो कल का रात की एक्शन फिल्म रह गई है उसको खत्म करते हैं, तो उसका पूरा दिन फिर इफेक्ट रहता है। ये बाहर की शांति की चिंता, अशांति की चिंता नहीं करनी है, कुछ उसके बारे में सोचना नहीं है। अगर ऐसा मौका मिलेगा कि आप उसमें शांति कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो उस वक्त करना। आज अपने ऊपर फोकस करो और अपने आप को शांत रखो। दिस वुड बी माय एडवाइस टू जिसने ये क्वेश्चन पूछा। नहीं तो ये बिखर जाएगा, ये दिमाग पूरी तरह से बिखर जाएगा। बहुत ही अच्छी एडवाइस है कि हम पहले अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को शांत बनाने की कोशिश करें, और आई गेस वो रिपल इफेक्ट के साथ वो बाहर भी फैलता ही है धीरे धीरे। आगे चलते हैं। शांति की जब हम बात करते हैं तो एक वो कंडीशन है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने जाके खरीद ली या कुछ दे के हमें मिल जाएगी, बट इट इज अ कंडीशन जो कि हम, हो सकता है वो ट्रांजिएंट हो, तो उसको परमानेंट कैसे बना सकते हैं? अगर वो ट्रांजिएंट है और स्विच होती रहती है तो उसको परमानेंसी की तरफ कैसे ले जा सकते हैं कि वो ज्यादा लंबे समय तक हमारे साथ रहे? देखो, एक तो रेगुलर मेडिटेशन जो आदमी करता है उसमें जो कंडीशन आपको मिलती है, आपने उस कंडीशन की बात की कि आपको एक कंडीशन रिसीव हो जाती है, वो बड़ी पीसफुल कंडीशन होती है। अब हार्टफुलनेस मेडिटेशन में तो उसको कांस्टेंट रिमेम्बरेंस के थ्रू, आप अगर कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में उस कंडीशन के रह सकें जितनी देर हैं, तो आप पीसफुल रह सकते हैं। और दूसरी जगह पे कई और मैंने कई सिस्टम्स किए हुए हैं, तो एक और सिस्टम में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप अपने ओरिजिनल प्योर सोल फॉर्म में रह सकते हैं, कोशिश करो। और ये ध्यान रखो कि ये मैं नहीं हूं, मैं ओरिजिनल प्योर सोल हूं। अगर प्योर सोल की फॉर्म में रह सके तो वो पीसफुल ही रहेगा कंटिन्यूअसली। ये तो इस तरह से कई स्पिरिचुअलिटी के मेथड्स हैं जो सिखाते हैं कि आपको पीसफुल कैसे कंटिन्यूअसली रहना है। एंड अंदर की जब क्लीनिंग हो जाती है, जैसे हम हार्टफुलनेस पे भी हम अंदर की क्लीनिंग करते हैं पूरी, उसके अंदर जो ग्रंथियां भरी हुई हैं, क्रोध की ग्रंथि, लोभ की ग्रंथि, डर की ग्रंथि, इसको जब हम क्लीन करते हैं तो ऑटोमेटिकली फिर पीस की तरफ जाता है। लेकिन ये है कि हो क्या रहा है, जब हम क्लीन करते हैं तो हम कर क्या रहे हैं, हम उसको ओरिजिनल सोल की तरफ ही लेके जा रहे हैं, हाँ, जो ओरिजिनली पीसफुल है। तो दैट इज द ओनली मेथड टू रिमेन कंटिन्यूअसली पीसफुल। और जैसे मैंने एक्सेप्टेंस बोला, वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग अदर्स, दूसरों को, घर में आप अपने हस्बैंड को, बच्चे को पूरी तरह से अगर एक्सेप्ट करते हैं, अनकंडीशनल लव दे सकते हैं, तो पीसफुल कंटिन्यूअस पीस रहेगी। एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सर कि हम लोग ने ये समझा अभी आपके इस छोटे से वार्तालाप के साथ कि पीसफुल तो हम इंटरनली और बाय नेचुरल डिफॉल्ट हमारी कंडीशन पीसफुल ही है। तो जैसे जैसे हम अपने आप को जितना सिंपल बना सके या जितना हम उस अपनी नेचुरल ओरिजिनल कंडीशन के साथ टच में रह सके, उतना ज्यादा लंबे समय तक हम पीसफुल रह सकते हैं। और जब हम अपने आप से पीसफुल रहते हैं तो हमारे सामने वाले या हमारे आसपास के जितना भी वातावरण है उसको भी हम शांत बना सकते हैं। अगर आपके पास इससे कुछ और बातें जो हमारे लिए आगे मार्गदर्शक के रूप में हम उसे फॉलो कर सकें तो प्लीज सर। देखो, अगेन यंगस्टर्स का, क्योंकि ये बेसिकली प्रोग्राम उसके लिए है, तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंगस्टर्स छोटी छोटी बात पे डिप्रेशन में जाके सुसाइड की तरफ भी चले जाते हैं। मेरे कुछ कोलीग्स के बच्चों का भी ऐसा मैंने देखा है, हुआ है। तो बहुत जरूरी है कि बच्चे मेडिटेशन करें, नॉन कॉम्पिटिटिव बने, और साथ में एक्सेप्टेंस पूरी सीखें। और एक्सेप्टेंस क्यों करनी चाहिए ये भी सीखें। नहीं तो क्या होता है कि टॉलरेशन, एक चीज है टॉलरेट करना। अब टॉलरेट करोगे किसी को तो वो 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 5 दिन करोगे, तो फिर ब्लो अप हो जाओगे। लेकिन अगर आपका ज्ञान सेट हो गया कि मेरे को उसको एक्सेप्टेंस क्यों करनी है, वो भी एक प्योर सोल है, मैं भी एक प्योर सोल हूँ, और मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, वो मेडिटेशन करते हैं। अब उसके भी कोई पर्टिकुलर पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं, मेरे भी कोई पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं।
और सब एक जैसे होते तो कितनी अजीब दुनिया होती, कितनी बोरिंग दुनिया होती। तो हम अलग अलग ट्रेट्स वाले लोग हैं बट अंदर प्योर सोल्स हैं। तो ये चीज अगर मन में रख के ज्ञान को भी साथ सेट कर लिया और साथ में मेडिटेशन भी की, तो ये सुसाइड की तरफ जाना, ये सब जाना खत्म हो जाएगा और लाइफ बहुत अच्छी तरह से प्यारे तरह से चलेगी एंड जॉब में भी बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि दिस विल आल्सो इनकरेज टीम वर्क। थैंक यू सो मच सर। आपके साथ के ये मैं कहूँगी कुछ हमारे लिए मोती हैं जो हमें आगे अपनी आने वाली लाइफ में उसको समझ के और उसको अपनी लाइफ में अडेप्ट करना है इस तरीके से कि वो हमारे साइंटिफिकली हमारे बेसलाइन के साथ मैच करें। क्योंकि बिल्कुल सही बात है, मिलेनियल्स की दुनिया है और जब तक उनको कोई लॉजिक और रीजनिंग के साथ कोई आप आर्ट या टेक्निक नहीं ऑफर करेंगे तो फिर इट इज वेरी डिफिकल्ट उन सबके लिए। एक्चुअली डिफिकल्ट है उनके लिए, हम ये नहीं कहेंगे कि वो करना नहीं चाहते हैं, बट डिफिकल्ट होता है क्योंकि हम हर चीज में क्यों और कैसे और कब और कहाँ हम पूछते ही पूछते हैं। वही सेम बात पीस के साथ है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे मन में आया कि पीस एम्बेसडर की बात हम करते हैं, ये क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे हम बन सकते हैं पीस एम्बेसडर्स? देखो, पीस एम्बेसडर भी वही चीज है, अपने अंदर पीस पैदा की तो तुम जहां जाओगे आप पीस के एम्बेसडर हो। जैसे हार्टफुलनेस में दादी क्या बोलते हैं, आप जहां जाओगे आप हार्टफुलनेस के एम्बेसडर हैं। अगर आप हार्टफुलनेस को पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप शांत हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, आप में प्योरिटी है। सिमिलरली पीस एम्बेसडर कौन होगा? जो खुद पीसफुल है। पीसफुल होने के लिए अभी हमने सारे कितने मेथड्स डिस्कस किए। तो जो पीसफुल होगा वो ऑटोमेटिकली पीस एम्बेसडर होगा। वो कहीं पे भी जाए वो पीस का एटमॉस्फेयर लेके जाएगा। हम लोग, आपको ध्यान है ना, अपना मेडिटेशन के बाद क्या करते हैं AEIOU में, उसमें क्या करते हैं कि भाई हमारे अंदर पूरी की पूरी बॉडी के अंदर हर पार्टिकल में वो पीसफुल कंडीशन चली गई। उसके बाद क्या करते हैं कि वो सारे आसपास के एटमॉस्फेयर में भी चली गई। ठीक है। और 9 o'clock की प्रेयर जो यूनिवर्सल प्रेयर करते हैं कि लव एंड पीस इज एंटरिंग एवरी हार्ट। तो ये चीज है। बिल्कुल। तो आप सभी के साथ जो हमने ये कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स हार्टफुलनेस के द्वारा ऑफर्ड की जाती हैं, बहुत बेसिक, बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनको प्रैक्टिस करते हुए हम अपने जो आंतरिक स्वरूप है उस तक पहुंचने के लिए बहुत आसान तरीके से हम पहुंच पाते हैं। और सभी के लिए ये बहुत ही फीजिबल है, करने में आसान है। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, संजय सर भी वो उसी एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कि हम जब अपने अंदर की डिविनिटी को बाहर लेके आते हैं तो काम बन गया है। आई थिंक जो हमारी आउटर कवरिंग है वो जितनी ज्यादा क्लियर आउट होती जाएगी और जितनी ज्यादा हम उसको शेड ऑफ करते जाएंगे तो हमारी इंटरनल जो हमारे आंतरिक स्वरूप है, जो कि एक्चुअल में शांत है, सरल है, प्योर है, पवित्र है, वो रिफ्लेक्ट होने लगता है हमारे सभी आचरण में, हमारे सभी व्यवहार में, हमारे आसपास की दुनिया में। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। आपका इस मंच पे आना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। सो थैंक यू एंड नमस्ते। मेरा प्रिविलेज था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संजय जी के साथ इस वार्ता के बाद हम समझते हैं कि कैसे हमारे आंतरिक शांति से ही हम विश्व में शांति फैला सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अपनी अगली वक्ता को मैं आमंत्रित कर रही हूँ, जो है रुक्मणी अय्यर जी। आइए मैं आपके सामने रुक्मणी जी का कुछ परिचय दे दूं। रुक्मणी अय्यर दर्शन शास्त्र की छात्रा हैं और अपने आप में एक यात्री हैं। व्यावसायिक रूप से वे नेतृत्व और संगठनात्मक विकास और शांति निर्माण के क्षेत्रों में काम करती हैं। वह मुंबई, भारत में स्थित हैं और एक ग्लोबल कंसल्टिंग प्रैक्टिस चलाती हैं। उनके कार्य क्षेत्र में अप्रिशिएटिव इंक्वायरी,
नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन प्रमुख विषय हैं। उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री के बाद ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के साथ साथ मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की है। वर्तमान में वे वर्ल्ड ह्यूमन रिसोर्स बोर्ड की फेलोशिप प्रोग्राम कर रही हैं। रुक्मिणी प्रतिष्ठित मेंसा इंटरनेशनल की सदस्य हैं, जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट के मामले में दुनिया की आबादी के शीघ्र 2% में सम्मिलित व्यक्तियों का एक समूह है। वे लर्निंग स्ट्रेटजीज कॉर्पोरेशन यूएस से प्रमाणित फोटो रीडर भी हैं। वे टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनल और रोटरैक्ट इंटरनेशनल समूहों के साथ एक सामुदायिक नेता के रूप में सक्रिय रूप से शामिल रही हैं। वे सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप IIM अहमदाबाद और कैटलिस्ट इंडिया, जो थर्ड सेक्टर पार्टनर्स की एक गैर लाभकारी पहल है, इनके साथ भी मेंटर्स के रूप में कार्य करती हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ रुक्मिणी जी, मोस्ट वेलकम। बहुत सारे बातें हम लोग आज साझा करेंगे और पीस के बारे में हम लोग क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, तो पीस के ऊपर या शांति के ऊपर आपके क्या विचार हैं? और आइए, आपका स्वागत है, ऑल योर्स, वेलकम। थैंक यू अर्चिता जी, और इस मौके के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा मूल विषय आज के कार्यक्रम में यह है कि जिसे कहते हैं सूक्ष्म आक्रामकता, माइक्रो अग्रेशन कहा जाता है इसे। मेरी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हो सकता है मैं कई बार हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बोलूं, पर होपफुली आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने आज इस विषय को चुना क्योंकि ये हम सभी के साथ होता है। इस प्रकार की आक्रामकता जो है हम सभी महसूस करते हैं और हम करते भी हैं। हम भी इसके कर्ता होते हैं हमारे लाइफ में, हमारे दोस्तों के साथ, हमारी फैमिली के साथ। सो ये जरूरी है कि हम इसको जाने, इसे पहचाने अपने आप में, और इसके साथ हम कैसे काम कर सकते हैं, हम इसको कैसे कम कर सकते हैं अपने आप को, अपने आप में। इसके बारे में हम विचार करेंगे आज। कई बार मुझे पूछा जाता है कि आप पीस बिल्डिंग के क्षेत्र में काम करती हो, तो क्या ये एक विशेष पेशा है? क्या इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड कोर्स करना होता है? क्या डिग्री होती है? तो हाँ, बेशक होती है, डिग्रियां बहुत होती हैं, भारत में भी है, बाहर भी है। कई यूनिवर्सिटीज में आपको पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर कोर्सेज मिलेंगे, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD, बहुत हर लेवल पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। और इसके अलावा कई स्कॉलरशिप्स भी इस एरिया में उपलब्ध हैं। पर अगर हम हमारी दुनिया की जो वर्तमान स्थिति है उसे अगर देखें, इसका कारण यह है कि हमने पीस बिल्डिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम जो है हमने बिल्कुल आउटसोर्स कर रखा है। बस पेशेवर ये काम करते हैं, बाकी कोई नहीं करता, राइट? एंड उसके वजह से हमारे जग में जो फिलहाल जो स्थिति है वो हम सभी महसूस कर रहे हैं। इट्स लाइक सेइंग कि जैसे हम रोज दांत ब्रश करते हैं, टूथब्रश करते हैं, तो टूथब्रश करने का काम अगर हमने समझो किसी एक्सपर्ट के हाथ में दे दिया कि चलो जब एक्सपर्ट फ्री हो तो वो आएंगे और वो करेंगे, तो सिर्फ उसी टाइम पर टूथब्रश होगा, तो क्या हाल होगा दांतों का, राइट? सो इसी तरीके से पीस का भी यही सवाल है कि अगर हम अपनी निजी जिंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम ना लें तो क्या होगा, एंड क्या होगा वो हम देख ही रहे हैं दुनिया में क्या हो रहा है। तो क्योंकि हम हमारी दुनिया में जितने संघर्ष हैं वो हम सभी को प्रभावित करते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि हम सभी पीस बिल्डिंग प्रोसेस में भी शामिल हो। और इसकी शुरुआत तो डेफिनेटली हमने खुद से ही करनी है,
और एक बार जब हम हमारे खुद पर काबू कर पाए, हम अपने आप में नोटिस कर पाए कि हम किस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए भी, तो जितना ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस हो, जितना ज्यादा सेल्फ वर्क हो, उसके बाद हम अपने परिवारों के साथ, दोस्तों के साथ, या अगर हम काम पे जा रहे हैं तो कॉलीग्स के साथ भी हम इस बारे में बातचीत कर सकते हैं, उनको भी गाइड कर सकते हैं, उनके साथ भी हम कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। पर शुरुआत तो खैर अपने आप से ही होना है। तो इसीलिए आज का ये विषय मैंने चुना है, और मैं शुरू करती हूँ इस बारे में थोड़ा सा शेयर करने के लिए। तो जैसे मैंने कहा, टॉपिक है सूक्ष्म आक्रामकता, राइट, माइक्रो अग्रेशन कहा जाता है। और इसका मैं डेफिनेशन नहीं दूंगी, पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हम देखते हैं। सोचिए, आपने ऐसे या इस तरीके के स्टेटमेंट्स क्या आपने अनुभव किए हैं? अनुभव इन द सेंस, शायद आपने सुने हैं, आपको किसी ने ऐसे सवाल पूछे हैं, या आप पर किसी ने ऐसे कमेंट्स दिए हैं, या शायद आपने भी ऐसे कमेंट्स दूसरों को दिए होंगे। जैसे कि आप महिला होकर भी बहुत ही महत्वाकांक्षी हैं, बहुत एम्बिशियस हैं, राइट? एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर कहा जाता है, बट उसमें कहीं ना कहीं वो एक ताना भी छुपा हुआ होता है। सो इस बात को हम आक्रामकता कह रहे हैं कि, और ये बिल्कुल ही सूक्ष्म तरीके का है, क्योंकि ऊपर से लगता है कि कोई हमें कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है हमें, पर वो इंटेंशन नहीं होता। या और भी थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं स्क्रीन पर, जैसे आप मुसलमान हो पर फिर भी बहुत उदार लगते हो, बड़े लिबरल लगते हो, राइट? अपने धर्म के बावजूद भी आप ऐसे हो, तो वो इनडायरेक्टली एक कमेंट उस धर्म पे हो जाता है, राइट? एंड इट्स नॉट सो मच अ कॉम्प्लीमेंट फॉर द पर्सन, पर आप इनडायरेक्टली कह रहे हो हाँ आप ठीक हो, बट आपके धर्म वाले बाकी सारे ठीक नहीं है, तो वो एक इनडायरेक्ट इंसल्ट बन जाता है। या जैसे मुझे ये कई बार कहा जाता है कि आप दक्षिण भारत से हो पर लगते नहीं हो दक्षिण भारत से हो, आपका स्किन कलर थोड़ा सा अलग है। तो अगेन एक कमेंट है जो पूरे सारे दक्षिण भारत के वासियों पर है, पर इसका फ्रेमिंग इस तरीके से होता है कि इसको कॉन्फ्रंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो तो हम ये जो माइक्रो अग्रेशन की बात करते हैं, ये असल में एक ताना होता है, एक तरीके का अपमान ही समझ लो, जो कि एक व्यक्ति को बिल्कुल इनडायरेक्ट तरीके से एक संदेश दिया जाता है। ऊपर से लग सकता है कि बड़ा पॉजिटिव सा कमेंट है, पर एक्चुअली में वो पॉजिटिव कमेंट नहीं होता। और ये किस तरीके का हो सकता है, और हम ये किस तरीके का हो सकता है इसकी बात कर रहे हैं, ताकि हम पहचान सके, अपने आप में भी पहचान सके, दूसरों में भी पहचान कर सके। और एक बार अगर हमने पहचान लिया कि ये हो रहा है हमारे साथ या हमारे अगल बगल में ऐसा हो रहा है, तो हम रोक सकते हैं इसे। तो ये वर्बल हो सकता है, मौखिक हो सकता है कि कोई बिल्कुल शब्द यूज करके बोले, या अशाब्दिक भी हो सकता है, नॉन वर्बल बिल्कुल बॉडी लैंग्वेज के साथ हो सकता है, या किसी ने एक टोन चेंज कर लिया जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस तरीके के भी माइक्रो अग्रेशंस हो सकते हैं। कई बार माइक्रो अग्रेशन जानबूझकर दिए जाते हैं, पर हो सकता है कई बार आदत की वजह से अनजाने में हम कुछ बोल जाएं, और शायद हमारा इंटेंशन था कि कोई जोक समझ के ले ले, ह्यूमर समझ के ले ले, पर एक्चुअली में वो व्यक्ति हर्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि वो अपमानित हुए हैं। और जरूरी है कि हम एक तरीके का विश्वास हर रिलेशनशिप में बनाए रखें कि वो अगर हर्ट हुए हैं तो वो हमें कह सके, या हम भी हर्ट हुए हैं किसी और के कमेंट की वजह से, तो हम भी ये कह सके कि आपने ये कहा और मैंने इस तरीके से उस बात को समझा है, तो
क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं, ताकि अगली बार आपको आए ना, आपकी बातों के प्रभाव का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रहे। और नॉर्मली माइक्रो अग्रेशन हानिकारक होता ही है, एक रिलेशनशिप के लिए, एक व्यक्ति के स्वाभिमान के लिए बिल्कुल हानिकारक होता है, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा करके अगर हम हर दिन थोड़ा सा माइक्रो अग्रेशन एक्सपीरियंस करें, तो at the end of a few days and sometimes कुछ सालों बाद वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हर्ट कर जाता है। और जब वो बात आती है, when we hit that point, तो फिर या तो रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि बहुत ही एक वायलेंट सा रिएक्शन हो, जिससे नॉट जस्ट द रिलेशनशिप बट माहौल भी खराब हो जाए उस वजह से, क्योंकि इतना सारा हर्ट अक्यूमुलेट कर गए हैं, राइट। सो इस वजह से ये जरूरी है कि हम अपने नॉर्मल जिंदगी में जिस तरीके का इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस जो हम करते हैं अपने आप के साथ और दूसरों के साथ, इस पर हम ध्यान दें, ताकि इसको हम कम कर सके। एटलीस्ट अपने आप में थोड़ा सा अगर कम कर पाए, तो हो सकता है कि हम दूसरों के साथ इंटरैक्ट करते वक्त ज्यादा अवेयर रहें और अपने आप को ज्यादा संभाल पाए। तो कुछ युक्तियां हैं जो हम यूज कर सकते हैं। पहले तो ये है कि ध्यान दें, एक्टिव अटेंशन। हम अपने आप को, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम जो भी कह रहे हैं और कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या अनुभव हो रहा है हमारे आसपास, और हम पे भी और अन्य लोगों के साथ भी क्या अनुभव हो रहा है इस वजह से, राइट। सो उस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो बी प्रेजेंट इन एवरी सिचुएशन, जहां पर पर्टिकुलरली जब हम बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में अपने आप को भी सुने थोड़ा सा। अगर आपको लग रहा है कि आप जहां पर भी हो वहां पर हो रहा है माइक्रो अग्रेशन किसी और के साथ, या आप सुन रहे हो कि कोई किसी को ताना मार रहा है, थोड़ा सा आलंकन करें उस सिचुएशन का। देखिए कि क्या ये समय और ये स्थान ठीक है कि हम कुछ कॉन्फ्रंटेशन करें इस बात पे, उनसे बात करें कि आप जो कह रहे हो इसका इम्पैक्ट ऐसा है, तो क्या हम इस बात को चेंज कर सकते हैं। और अपनी लैंग्वेज पे, पर्टिकुलरली अपने शब्दों पे ज्यादा ध्यान दें, ताकि हम जो भी शब्द यूज करते हैं या जो भी कार्य भी हम करते हैं, उससे लोगों के बीच सम्मान का बढ़ावा हो, विश्वास का बढ़ावा हो, ट्रस्ट का बढ़ावा हो। ऐसे शब्द अगर हम जानबूझकर चुने तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। आप शायद ये सोच रहे होंगे कि मेरे एक बंदे के करने से क्या होने वाला है, बट ट्रस्ट में हमारी दुनिया की जो स्थिति आज है वो इस वजह से है कि सभी यही कह रहे हैं कि मेरे एक के करने से क्या होगा। अल्टीमेटली इम्पैक्ट हैपेंस बिकॉज ऑफ वन पर्सन डिसाइडिंग टू चेंज। वो एक टिपिंग पॉइंट जो होता है ना, एक बंदे की वजह से ही होता है। तो ये, और हो सकता है कि आप वो हो। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप किस तरीके का चयन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कर रहे हो, और ये बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। माइक्रो अग्रेशंस तो पर्टिकुलरली बिल्कुल हमारे कंट्रोल में है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने इसे बंद करना है और इस तरीके से बंद करना है। सो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बी ऑब्जर्वेंट अबाउट योर सिनारियो, योर सिचुएशन, और पर्टिकुलरली अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हम दिन रात कम्युनिकेट करते रहते हैं लोगों के साथ, व्हाट्सएप पर, फेस टू फेस, फोन पर, पूरे दिन का काम कम्युनिकेशन का ही होता है। तो थोड़ा सा ध्यान दे उस बात में कि हम इनडायरेक्टली माइक्रो अग्रेशन कर रहे हैं, और अगर हम कर रहे हैं, एक हैबिट अगर बन चुकी है, तो इसे हम कैसे कम कर सकें।
और आखिर में ये एक विचार के साथ, कुछ सवालों के साथ छोड़ूंगी आपको। थोड़ा सा देर बिताइए ये सोचने में कि क्या आपने किसी के साथ माइक्रोएग्रेशन किया है, या आपने अपने आसपास इस बात का अवलोकन किया है, या शायद आप रेसिपिएंट थे, आपके साथ किसी ने ऐसा किया है। तो think about some of these situations, और ये भी सोचिए कि जब ऐसे situations हुए तो आपकी प्रतिक्रिया क्या थी उस वक्त। कोई एक पैटर्न रिस्पॉन्स था, शायद आप हंस दिए या इग्नोर कर दिया, या कुछ और बातें करने लगे। क्या थी आपकी प्रतिक्रिया उस वक्त, और उस प्रतिक्रिया की वजह से क्या परिणाम हुआ, उस रिलेशनशिप में क्या परिणाम हुआ है? क्या उसके वजह से विश्वास बढ़ा या विश्वास घटा, या बिल्कुल कोई चेंज नहीं रहा? क्या परिणाम हुआ? और फाइनली अब जब आप जानते हो कि इस बात को सूक्ष्म आक्रामकता कहते हैं, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज्यादा खराब होता है, तो ये जानने के बाद आप अपने आप में क्या बदलाव करना चाहेंगे ताकि आप एटलीस्ट ये जो आक्रामकता है इसे कम कर सके अपने आप में? तो इन सवालों के साथ मैं ये शेयरिंग बंद करना चाहूंगी, और yeah, please spend some time in reflection, in meditation, and all the best. Thank you for this opportunity. थैंक यू रुक्मिणी जी। दिस वाज, अभी जब आपसे बात कर रहे थे तो कभी हम लोग ने ये वर्ड भी अपने मन में, हमारी डिक्शनरी, हमारी पर्सनल डिक्शनरीज में ये वर्ड अभी तक जुड़ा नहीं है। अग्रेशन तो फिर भी जुड़ गया है, बट माइक्रो अग्रेशन, तो ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट अभी आपसे समझा। और मैंने सुना है, मैंने एक बहुत अच्छी कोटेशन सुनी हुई है जिसमें बोलते हैं कैरेक्टर जो है, जो हमारा चरित्र है, वो हमारे विचारों से शुरू होता है, क्योंकि विचार शब्द बनते हैं, शब्द एक्शन बनते हैं, एक्शन हमारी हैबिट्स बनते हैं, हैबिट्स हमारी पर्सनालिटी बन जाते हैं, और बाद में वो कैरेक्टर बन जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको बैकवर्ड ले जाएं और अपने शब्द और उसके पीछे के विचारों तक पहुंच जाएं, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे सबके साथ हो जाएगी कि हम कैसे अपने साथ साथ अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में पीस बना के रख सकते हैं। आई थिंक दिस, ये इसी तरीके से आशा है, यही आपने जो बात की, क्योंकि आपने बात की इमोशनल वायलेंस की, तो आपको क्या लगता है कि इमोशनल वायलेंस हम दूसरों के साथ कितना करते हैं और अपने साथ कितना करते हैं? दोनों ही करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अब मैंने यहाँ बॉटल रखी है पानी की, राइट, अगर गलती से मैंने गिरा दिया, राइट, माय इंस्टेंट रिस्पॉन्स विल बी आई एम सो स्टूपिड। वायलेंस ही हुआ ना, क्योंकि मैं अपने आप को एक लेबल दे रही हूँ, और अगर मैं ये लेबल देती रही रेगुलरली, अगर काम में कोई मिस्टेक कर लिया या कहीं कुछ और हो गया और मैंने कहा कि अरे मेरी गलती है, तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट उसका मेरे कैरेक्टर पर ही होता है ना। क्योंकि जैसे आप वो लिंकेज कर रहे थे, एक विचार है, विचार को मैंने शब्द दिए, मैंने अपने आप को स्टूपिड कहा, उस वजह से मैं जब बाहर दुनिया के साथ व्यवहार करती हूँ तो अंदरूनी जो वायलेंस है उसके साथ ही व्यवहार करती हूँ। मैं ये समझ के व्यवहार करती हूँ कि मैं तो स्टूपिड हूँ, तो दुनिया भी मेरे साथ वैसी है। बहुत ही ज्यादा इमोशनल वायलेंस हम अपने आप के साथ भी करते हैं, और एक्चुअली वो अपने आप के साथ ज्यादा डेंजरस होता है क्योंकि हम उसे वायलेंस मानते भी नहीं। हमें समझ में भी नहीं आता कई बार कि ये एक तरीके की हिंसा है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपने बात की सेंसिटिविटी,
कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम माइक्रो अग्रेशन कर रहे हैं काफी समय तक, तो हम उसके लिए अवेयर ही नहीं होते हैं कि हम अपने साथ भी कर रहे हैं या दूसरों के साथ भी कर रहे हैं। मतलब अगर हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, खास करके युवाओं में, ये हम सारे हमारी पीढ़ियों में ये है कि हम अगर दोस्त से मिलेंगे भी तो एक टॉन्ट के साथ मिलते हैं, एक कमेंट के साथ मिलते हैं। कॉम्प्लीमेंट से ज्यादा वो एक कमेंट होता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, चाहे किसी की आदतों से रिलेटेड हो। तो सेंसिटिविटी जब हम अपने अंदर बढ़ाते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा, मतलब इसको कैसे कम करने में मदद मिलेगी? हाँ बिल्कुल, आपने कहा जैसे पर्टिकुलरली दोस्तों के साथ या अपने छोटे भाई बहनों के साथ ये बहुत होता है कि एक टॉन्ट के साथ ही हम ग्रीट करते हैं कई बार उनको, और एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो बिल्कुल स्पोर्टीली ले लें, उसको जोक समझ के ले लें, और मैंने प्यार से कहा है आपको, प्यार से बुद्धू कह दिया या कुछ कह दिया, तो वो ठीक है, कुछ हद तक उसे जोक माना जा सकता है। पर जब वो बंदा हर दिन कई साल वही बात वो सुन रहा है, कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट होता ही है। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना घटता होगा, क्योंकि बार बार वो वही बात सुन रहा है, अनकॉन्शियसली ही सही, पर वो इम्पैक्ट तो होता ही है। एंड फिर उसका नतीजा जो है वो महसूस करेगा वो बंदा, जब वो बाहर काम करने जाएगा, किसी और के साथ इंटरेक्ट करने जाएगा, तो वो एक बिलीफ बनकर रह जाता है कि हाँ मैं तो बुद्धू हूँ, या मैं कुछ जो भी है टॉन्ट दिया जाता है, मैं वो हूँ, और कॉन्फिडेंस बिल्कुल घट जाता है उस बंदे का। एंड जब हम कम कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हैं तो ज्यादा अग्रेशन के साथ भी काम करते हैं, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस को मेकअप करने के लिए अग्रेशन एक तरीका बन जाता है, वो एक हमारी कॉम्पेंसेशन मैकेनिज्म ढाल बन जाता है, ढाल बन जाता है। बिल्कुल। तो इस वजह से इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट पर्सन, वो बंदा दुनिया में जाकर वो अग्रेशन फैला भी रहा है, तो वी आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू कॉन्फ्लिक्ट इन दैट प्रोसेस। और ये जो सारे सिद्धांत हैं, ये नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन से भी बहुत मेल खाते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोग हमेशा सामने की वाले की नीड बेस्ड हम लोग बात करते हैं, कि सामने को कुछ जो भी बात बोल रहा है उसके पीछे कोई एजेंडा होता है, कोई विचार होता है, कोई नीड होती है, चाहे वो कोई भी स्टेटमेंट हो। तो आई गेस हम लोग को और थोड़ा सा समझने की जरूरत है, अपने आप से जुड़ने की जरूरत है, जिससे कि हम पहले तो अपने अंदर अपना वायलेंस थोड़ा लेवल कम कर सकें, अपने अंदर पीस का लेवल बढ़ा सकें, शांति का लेवल बढ़ा सकें, क्योंकि पीस एक बहुत छोटा वर्ड है बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। हम ऐसे बोलते हैं कि जितनी सिंपल चीज होती है वो उसको समझना उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो जैसे जैसे हम शांति और पीस को धीरे धीरे रियलाइज करते हैं अपने अंदर, तो उसकी बहुत सी लेयर्स निकल के आती हैं। हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, हम अपने साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और फिर हम अपने साथ व्यवहार से भी ज्यादा क्या सोच रहे हैं, वहां तक चले जाते हैं हम। कि अगर हमारे मन के अंदर कोई भी अग्रेसिव ख्याल आता है, तो वो इम्पैक्ट अगर हम उसे शब्द ना भी दें तो उसका इम्पैक्ट दूर तक जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इट इज ग्रेट। आप हम लोग आज जब पीस के ऊपर बात करते हैं तो हम आशा करते हैं कि जो ये माइक्रो अग्रेशन की थ्योरी आपसे हमने समझी, इसको खास करके यूथ अपनाएंगे अपने जीवन में, और बहुत प्रैक्टिकल टूल्स एंड टेक्निक्स आपने शेयर किए कि अपने आप का रिस्पॉन्स चेक करना है, फिर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा ये चेक करना है, और साथ ही हम उसे कैसे मैनेज कर सकते हैं। आई गेस अगर हम ये 3 क्वेश्चंस जो आपने लास्ट में शेयर किए थे, अगर हम उन 3 क्वेश्चंस पे ही इंट्रोस्पेक्ट करें तो हमें काफी हद तक पता चल जाएगा कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्योंकि 90% ऐसे होता है कि हमें अवेयरनेस नहीं होती है, उस बात जो हमने बोली उसकी हमें अवेयरनेस नहीं होती है। सो थैंक यू सो मच रुक्मिणी जी फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इतना सुंदर समय बिताने के लिए, आपका अपना कीमती समय हमारे साथ देने के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, किसी के पास भी कोई भी सवाल हो, कोई भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते
चाहते हो, किसी भी प्रकार की आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहते हो, तो आप हमारे ईमेल एड्रेस पे हमें लिख सकते हैं। आप ईमेल एड्रेस आपको इस कार्यक्रम के अंत में आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा। सो थैंक यू एंड हम आशा करते हैं कि आगे बढ़ के हम सब अपने आप में एक पीस एम्बेसडर की तरह से, एक शांति के दूत की तरह से आगे बढ़ेंगे अपने अंदर और साथ ही अपने आसपास के वातावरण में शांति फैलाने का काम बहुत अच्छे से करेंगे। क्योंकि जैसे आपने भी कहा और गांधी जी ने भी यही बात कही है कि जब भी चेंज की बात होती है तो वो स्वयं से शुरू होता है, बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। तो हम लोग ये प्लेज करते हैं कि हम अपने अंदर ये बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू रुक्मणी जी। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने 2 विभिन्न कार्यशालाओं में काम करते हुए व्यक्तित्वों को देखा और सुना, जो हमें बताते हैं कि आंतरिक शांति से हम कैसे विश्व में शांति के लिए पहल कर सकते हैं, कैसे हम पीस एम्बेसडर्स बन सकते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि हम सब ये प्रण लेंगे कि हम आज से ही अपनी आंतरिक शांति की ओर कुछ कदम बढ़ाएंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम को जरूर अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर कर सकते हैं और साथ ही अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप आगे आने वाले ईमेल आईडी पर हमें लिख सकते हैं या कोई सुझाव भी हमें दे सकते हैं। इनफाइनाइट यूथ हिंदी की ओर से हम सब आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही प्यार से और धैर्य से देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते, अगले महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम के साथ। हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।